तमिलनाडु असेंबली में मंगल को गवर्नर आर.एन. रवि ने असेंबली से वॉकआउट पर शदीद सियासी हंगामा खड़ा किया। वजीर आला एम.के. स्टालिन ने गवर्नर के इस इक़दाम के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर कराई और ऐलान किया कि डीएमके आइन में तरमीम की कोशिश करेगी ताकि रियासती असेंबली के आगाज़ पर गवर्नर के खुतबे की लाजमी शर्त को ख़त्म किया जा सके। डीएमके का इल्ज़ाम है कि गवर्नर ने रियासती हुकूमत की कामयाबियों को पढ़ने से गुरेज किया और बहाने बनाकर ऐवान से वॉकआउट किया। इधर रियासती वजीर कानून रघुपति ने हुकूमत का दिफा करते हुए कहा कि कौमी तराना सेशन के अख्तिताम पर गाया जाना रिवायत है, लेकिन गवर्नर ने जानबूझकर तनाज़ा खड़ा किया। दूसरी जानिब राजभवन ने दावा किया कि गवर्नर ने डीएमके हुकूमत की तैयार करदा तकरीर को गुमराहकुन और बेबुनियाद दावों पर मुश्तमिल होने की वजह से पढ़ने से इनकार किया। ஆளுநரின் செயல் என்பது நூற்றாண்டுகால மரபையும் நீண்ட பாரம்பரியத்தையும் கொண்ட இந்த மக்கள் சபையை அதன் மாட்சிமையை அவமதிக்கும் செயலாகும் என்றே நான் கருதுகிறேன். 10/4/2023 அன்று இதே பேரவையில் நான் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதியை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு ஆளுநர் பதவியும் தேவையில்லை என்று तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब के मामले पर जारी तनाज़े के दरमियान अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट किया। कायद हस्ब इख्तलाफ और AIADM के रहनुमा A.K.P. स्वामी ने कहा कि वज़ीर आला M.K. स्टालिन का गवर्नर के खिताब में अपनी राय शामिल करना दुरुस्त नहीं। इसी के खिलाफ बतौर एहतजाज उनकी पार्टी ने असेंबली से वॉकआउट किया। AIADM के अरकान ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ाने का इल्ज़ाम लगाते हुए नारेबाजी भी की। बीजेपी की लीडर V. श्रीनिवास ने दावा किया कि तमिलनाडु हुकूमत ने जिद पर कायम रहते हुए गवर्नर के खिताब से कबल कौमी तराना बचाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। Today in Tamil Nadu Assembly, Tamil Nadu Honorable Governor has walked out without reading the speech prepared by the state government. It is not the first time that is happening. Frequently, from the governor's office, they are making a request of playing national anthem while he is starting his speech. Again, the state government, with an adamant nature, they have declined that request. And not only that, while Honorable Governor was addressing the assembly, they switched off the mic. And now we would have seen that the statement has been issued from the Lok Bhavan. So in which he has elaborately mentioned about some crucial points which has been ignored in the speech prepared by the state government. दावोस में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर मईशियत व सयाहत अब्दुल्ला बिन तौक अल मरीर से मुलाकात की। इस मौके पर UAE के वज़ीर ने आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के शोबे में एक फूड क्लस्टर कायम करने पर इत्तेफाक किया और रियासत में 40 कंपनियों की सरमायाकारी को मुमकिन बनाने की यकीन दहानी कराई। सरकारी आलमिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने रियासत और UAE के दरमियान माली व इक़्तिसादी शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला नायडू ने फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, बंदरगाहों से मुतालिक सनतों, काबिल तजदीद तवन्नाई, शहरी तरक्की, सयाहत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मौके उजागर किए। इस बीच UAE की शराफ ग्रुप की जानिब से आंध्र प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कायम करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक है। इस दौरान उन्होंने CII के नाश्ते के इजलास में शिरकत की और दुनिया भर से आए हुए कारोबारी लीडरों से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने हिंदुस्तान की बढ़ती हुई इक़्तिसादी ताकत पर जोर दिया और कहा कि हिंदुस्तान को इस वक्त 3 बड़े फ़वाइद हासिल हैं। Now, demographic dividend. We are seeing every day, every country is facing aging problem. Only India is having an advantage of demographic dividend. It will continue another 25 years' time. Fourth one is very strong leadership. You are seeing all over the world
so many problems. Most sustainable environment, I can say peaceful environment is available only in India. Anybody wanted to do business, your money will be safe. There is no doubt about it. But not only me, you can inquire or you can consult any consultant, they will give the same advice. I am very happy today, 57% global competitive centers are in India. And also 42% of companies are engaging. Nobody can deny this. It will reach 70% very soon. World is going to depend on India on knowledge. I am totally confident about it. इस दौरान मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इस इजलास के दौरान कहा कि हिंदुस्तान सरमायाकारी के लिए दुनिया की बेहतरीन मंजिल बन चुका है। उन्होंने कहा कि मजबूत मैशियत, सियासी इस्तेकाम और इस्लाहाती पॉलिसियों की बदौलत हिंदुस्तान पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद मुसलसिल बढ़ रहा है। And decades ago, many people who used to come here from India, we on the sideline, when we used to discuss about the future, today, whoever is in Davos, they feel that they should come to India Pavilion because it is the most best destination of the world today for the investment. When the world slowed down, India accelerated, which you are all experiencing it now. And when global supply chains broke, India built. विशाखापट्टनम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अमरनाथ ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के दावोस दौरे पर तनकीद की। विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए अमरनाथ ने इल्ज़ाम लगाया कि सीएम नायडू का दौरा महज तशहीरी मुहिम है और इससे रियासत को कोई ठोस फायदा हासिल नहीं हुआ। Whenever a state government represents a state on the international platforms, when the World Economic Forum is happening today in Davos, a Telugudesam party government represented by Chandrababu Naidu Garu and his son Lokesh, when they go onto the stages, they need to promote our state. They need to promote our resources in the state. They need to promote our workforce that is present in the state. In fact, they are not doing that. They are going there giving political statements or else they are giving political statements on YS Jagannath Reddy Garu. They are giving political statements on YS Jagan family. And they are trying to do politics on the international stages. That meeting is not for political statements. So when you spend around 20 to 25 crores of public money, the government's money, on these trips and you go and represent our state, you don't need to do this political activity over there. You go and represent our state government, tell us about the 974-kilometer coastline that is present in Andhra Pradesh, tell us about the 3 industrial corridors that are there in Andhra Pradesh, tell us about the industrial land availability that is there in Andhra Pradesh, tell us about the विजयवाड़ा में सीपीएम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। दलित शख्स की मुबैना लिंचिंग के वाक़े के खिलाफ मुजाहरा किया गया। पार्टी कारकुनों और लीडरों ने सड़क पर धरना दिया और कसूरवारों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दलितों पर बढ़ते हुए हमले तशवीशनाक है और हुकूमत को इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। At the time of Sankranti festival in Uppaluru village nearby our capital city Vijayawada, there was an uncivilized attack against the agriculture labor who are belongs to scheduled caste, backward communities, minorities. In the pretext of they theft some money, those who are running a cockfight illegally, they are remove their clothes and tied their hands openly in an uncivilized manner. This society itself can feel very shame, but till now there is no action from the government, no action from the police. Though nominally some case was booked
and released on police station bail itself. It is a challenge.